दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत ही सीमित दायरे में आज ट्रेड था। इनफैक्ट यूजुअली कभी इतनी एक लिमिटेड रेंज मार्केट्स में नहीं देखने को मिली, स्पेशली वो भी एक्सपायरी के दिन। हालांकि जब मार्केट क्लोज तक पहुंचे तो लास्ट आवर तक आते आते दिन के निचले स्तरों के आसपास ही जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन शुरुआती कारोबार से ही मार्केट एक रेंज में था और एक बहुत ही छोटी रेंज के अंदर निफ्टी बैंक, फ्रंटलाइन इंडेक्सेस, निफ्टी, सेंसेक्स कामकाज कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स आज सुबह से ही वीक साइड पे गए। पहले ही आज स्मॉल कैप तो लाल निशान में था, लेकिन धीरे धीरे स्मॉल कैप की बिकवाली बढ़ी और मिड कैप इंडेक्स जो ग्रीन में था वो ऑलमोस्ट रेड में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर भी बिकवाली का प्रेशर थोड़ा हद तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। तो थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में मिड कैप, स्मॉल कैप में थी। प्रॉफिट टेकिंग लगातार जारी है और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर भी जो बिकवाली का प्रेशर है वो रहा। मूवमेंट रहा आज HDFC लिमिटेड में, जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था। बहुत बढ़िया इनफैक्ट सपोर्ट था वहाँ से। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक से, जो कि लगातार बाजार को तेजी प्रोवाइड करा रहा है पिछले 2 दिनों से। थोड़ी बहुत बैकफुट पे आज TCS पहुंचा। बैंक्स में आज बिकवाली थी अक्रॉस द बोर्ड, सारे बैंक्स टूटे हुए कामकाज कर रहे थे। रियल स्टेट में आज बिकवाली थी, तो इंडेक्स के और जो मिड कैप के रियल स्टेट स्पेस के शेयर हैं वो भी बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। हाल की लिस्टिंग ऑब्वियसली वहाँ पर बिकवाली लगातार जारी है ही, चाहे आप नायका देख लें या वेदांत फैशन देख लें, इन सब में प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक्सपायरी का दिन था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोई वोलेटाइल सेशन नहीं। एक रेंज बाउंड ट्रेड और छोटी रेंज के अंदर मार्केट ने कामकाज किया। बैंकिंग, फार्मा, IT में बिकवाली रही। मेटल, ऑटो, रियल्टी में कुछ हद तक दबाव देखने को मिला। सिलेक्टिव बाइंग थी FMCG में और पावर स्पेस के अंदर, जहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी आप कह सकते हैं आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा, लेकिन मोर लेस मेजरली मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड आ रहा। कल क्रूशियल है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। अर्निंग पूरी हो चुकी हैं अब। उसके अलावा अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इस महीने के एंड की तरफ भी और इलेक्शन के आउटकम की तरफ भी। और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत हैं वो तो हैं ही काफ़ी क्रूशियल। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और सबसे पहला सवाल जो आया है M&M फाइनेंस पर व्यू। विनोद जी, M&M पे कल हमने एक जानकार से बातचीत की थी। शाम को हमारे साथ जो जुड़े थे उनसे हमने पूछा था कि M&M को लेकर क्या राय, रणनीति वो रखते हैं। उनका यह मानना है जो नया नॉर्म आया है, जिस नॉर्म के तहत जितनी भी NBFCs हैं उनके NPA का क्लासिफिकेशन बैंकिंग की तर्ज पे होगा। मिसाल के तौर पे 90 दिन बाद आप कोई भी जो बैंक होता है वो अपने NPA को क्लासीफाई कर देता है एज एन NPA, लेकिन NBFC के केस में वो 90 से 180 दिन तक वेरी करता है। और ये भी कहा जाता है कि आप जैसे जैसे उसमें आपको पैसा मिलता रहे, असल भी और ब्याज भी, उसके हिसाब से आप यहाँ कॉल लेंगे। जब तक पूरा कोई नहीं देता तब तक आप उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा नॉर्म में चेंज किया गया और उसे बैंकों के तर्ज पे लाया गया, जिसका फायदा M&M, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, NBFC, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सबको मिल रहा है, इसलिए चल भी रहे हैं। तो अगर आप मोमेंटम बेस्ड हैं तो बात अलग है, तो वो तेज़ी मान रहे हैं। लेकिन अगर आप मध्यम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो जो विलेजेस या फिर जो Tier 2, Tier 3 में ऑटोमोबाइल सेल्स होती हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि ये कैसे सेल्स के नंबर या NPA के नंबर देंगे। सो फार सिचुएशन के फेवर में है, इंटरेस्ट कॉस्ट लोअर साइड पर है, तो उसका एक बेनिफिट इनके मार्जिन पे होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रिगर है, शॉर्ट टर्म के लिए वो ट्रिगर है जिनको आप चुन सकते हैं। ओके, 3i इन्फोटेक प्रीव्यू, ये मुझे इसलिए दिखाई पड़ गया राज साहब क्योंकि आज ही मैंने इसकी एनालिस्ट कॉल अटेंड की थी, आज ही इसकी एनालिस्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। सर, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बोला। पहले तो कि कंपनी जो प्रोडक्ट डिवीज़न है वो बंद हुआ है, सर्विस डिवीज़न अभी भी चालू है। प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसको आप एक स्टार्टअप के तौर पे देखें जो कि डेट फ्री है। अभी लॉस मेकिंग है, कोई बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अगले क्वार्टर्स में, ये उन्होंने खुद कहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट हायर साइड पर है, करीब करीब कुल खर्च का 80% हिस्सा एम्प्लॉय में जाता है। तो अभी क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को ऐड करें इसकी वजह से है। शेयर ऑलरेडी टेक्निकली 60 रुपये पहुँच चुका है, जहाँ से हर बार घूमता है। तो ये 58-59 का एक्सट्रैक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। बहुत कुछ खोने के लिए यहाँ है नहीं। वैसे आप बने रहिए। कंपनी के मैनेजमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रही थी, लेकिन ये बात सही है कि एनालिस्ट फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा उनको ग्रिल किया है इसीलिए कि शेयर क्यों नहीं चल रहा है। तो उनका यह कहना है कि नई सिचुएशन बेटर हो रही है, चीज़ें आगे अच्छी होंगी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन 58 का एक स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली एटलीस्ट फॉलो करिएगा। नायका में बहुत लॉस हो रहा है। मिश्रा साहब, ये मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होना ही यार, नहीं तो कल मतलब कुछ गलत मुझे दिख नहीं रहा था इसमें। सबसे सिचुएशन अराइज हुई थी, 1 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके ऊपर आपने ये कंपनी को लेकर आए थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि चलिए मैं डबल कर देता हूँ प्रॉफिट, 2 करोड़ और डबल कर देता हूँ, 4 करोड़ और डबल करता हूँ, 8 करोड़
और गुण डबल 16, 32, 34, 32, 64, 120 इतना भी अगर मैं ले जाता हूँ ना तो भी इसके वैल्यूएशन जस्टिफाइबल नहीं थे 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप पे। आज आप किस तर्ज पे इसको 1,500 करोड़ की कंपनी मान रहे हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, लेकिन अब सर कोई भी नए आईपीओ के लिए मेरा एक ही जवाब होता है कि जब तक वो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ नहीं कर दें उसमें मत जाइए किसी भी हाल में। पुरानी कंपनियों में कोई बुराई नहीं है, वो आज भी स्टैब्लिश्ड है। मतलब जितनी जोमेटो की मार्केट कैप है उतनी तो टाटा टीसीएस के पास कैश पड़ा हुआ है, क्या बुराई है उस कंपनी में इसके मुकाबले। तो आपको अच्छा लग रहा है वो नया बिजनेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नया बिजनेस जोमेटो कर सकता है तो टीसीएस को कितना टाइम लगेगा उसको खरीदने में। तो ऐसा सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकता है। कोई भी नई कंपनी को कोई पुरानी कंपनी कंसोलिडेट करके खरीद सकती है कभी भी, अगर वो बिजनेस बहुत ग्रोइंग है। तो हीरो मोटो को आपने ईवी में स्पेस में एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने एथर में स्टेक खरीद लिया क्योंकि उनको पता है कि वो स्टैब्लिश कर रहा है, करने दीजिए, हम वहाँ स्टेक ले लेंगे। तो इस चीज़ को भी तो समझिए कि कोई कंपनी अगर कोई काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। हम सबसे तो ज़्यादा जानते ही हैं टीसीएस की मैनेजमेंट या उस तरह की बड़ी कंपनियों की मैनेजमेंट। तो आप कॉल वैसे लीजिए। और रही बात अब आपकी नायका की पोजीशन में, तो फिलहाल तो फ्री फॉल जोन के अंदर है। एक एनालिस्ट कॉल हुई थी इनकी कोटक की कल, उसके बाद आज पता नहीं क्यों इतनी भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ ऐसी भी बातचीत नहीं, कुछ फंड्स की बिकवाली हुई है। तो लाइकवाइज आप देखिए, सिचुएशन मॉनिटर करिए और उसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए। लेकिन नए किसी भी आईपीओ में नंबर जब तक सिचुएशन ईज आउट ना करें आपको ये यहाँ पर कॉल नहीं लीजिए। ओके, एशियन पेंट स्टार्टेड एसआईपी। घोषाल सब सही कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, 4 दिन के फॉल में आप घबराइएगा मत। वर्ल्ड वॉर 2 से ये कंपनी है पुरानी कंपनी है, पुराना मैनेजमेंट है और कई बार अपने आप को प्रूव कर चुका है अलग अलग जोन्स में। समय लगेगा लेकिन पैसा बना के दे सकता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लीडर है तो आप इसमें तो रह ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें मत रहिएगा, और भी कंपनियों को अपनी एसआईपी में शामिल आप कर सकते हैं। बस यही कह सकता हूँ इसमें मैं। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल एंड मेड प्लस सर्विसेज। विकी साहब, अपोलो हॉस्पिटल फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। एज ऑफ नाउ 72 हॉस्पिटल हैं, 45,000 या 48,000 रुपये पर बेड का रियलाइजेशन है, 67% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 2000 से ज़्यादा इनकी वो लैब सर्विसेज एंड ऑल है, 2200 के आसपास। मेड प्लस अभी भी फिर वही बात, नई कंपनी है तो ज़रा बहुत कुछ प्रूफ करना बाकी है। सिचुएशन कैसे राइज करती है, नंबर कैसे देते हैं, मार्जिन क्या रहते हैं, कितने एक्सपेंशन प्लान है, आईपीओ का प्रोसीड कैसे इस्तेमाल किया है, ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1 साल तो आप मान के चलिए। तब तक के लिए एस्टैब्लिश प्लेयर के साथ रहिए, ज़्यादा बेटर है। और प्राइवेट की सबसे बड़ी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत समय से है, वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और इक्विटी साइज़ भी छोटा है, सबसे अच्छी चीज़, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, अदानी पावर में सेठ साहब कुछ खबरें चल रही हैं मार्केट में, वो है इनकी कि ये डीलिस्ट करा सकते हैं, ऐसी बज़ है मार्केट में। ये बज़ पहले भी अराइज हुई थी, फिर दब गई थी, फिर दोबारा उठी है। इसका चक्कर में शेयर थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम में है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अदानी है तो कुछ कह नहीं सकते इसकी तेज़ी को लेकर। नंबर वाइज ये वे बियॉन्ड फंडामेंटल चल रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी स्टॉक्स है, तो कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, इसलिए कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं। जो इससे जुड़ी हुई खबर थी वो मैंने आपको बता दी है। ओके, सर टाटा मोटर पर आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी, 680 रुपये शायद टारगेट दिया गया था, तो वो तो टारगेट ठीक लग रहा है। और होराइजन भी इनका लंबी अवधि का ही दिया गया है, तो आप बने रहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज कोई बता भी रहा था कि पीवी स्पेस में हर 10 में से 7 गाड़ियाँ जो पहले बिकती थी वो 9 गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो टारगेट तो उनका बड़ा है सीवी स्पेस में, सीवी स्पेस कह रहा हूँ, ईवी स्पेस में। सीवी ईवी पीवी 3 रन गया ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। खैर, ईवी स्पेस में उनके जो 7 में से 9 गाड़ियाँ जो है वो अब टाटा मोटर बेचने का टारगेट कर रहा है एटलीस्ट। तो वैसे आप बने रहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ग्रुप भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, तब ब्रोकरेज हाउसेस से पॉजिटिव टारगेट्स भी हैं, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसको। अच्छा जी, और जुबिलेंट इनग्रेविया 660। उमेश साहब, नंबर्स को देख के आप कर सकते हैं, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, शेयर चला भी था। आज वो पॉजिटिव खबर भी आई थी नई कैपेसिटी एडिशन को लेकर, सुबह खुला भी 5% ऊपर, लेकिन उसके बाद वो नीचे आ गया मार्केट के मूवमेंट के साथ। फिर भी डे एंड तक आते आते 1.5% की तेज़ी के साथ ही बंद हुआ। तो एज ऑफ नाउ तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, नीचे अगर मिल रहा है तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं, बस समय थोड़ा आपको देना पड़ेगा। ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ऐड कर सकते हैं। ओके, MRF और CMP, ये थोड़ा टफ है पटेल साहब। MRF से बेटर टायर स्पेस में बहुत सारी कंपनियां, एटलीस्ट डिविडेंड तो मिलेगा वहाँ पर।
यहाँ तो 3 रुपये के डिविडेंड के लिए आप क्यों इसमें इतनी मेहनत करना चाह रहे हैं, वो भी इतने बड़े शेयर के साथ। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, देश की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक शुमार है, पुरानी कंपनी है और इक्विटी फ्लोट भी छोटा है, महज 40 लाख शेयरों का फ्लोट है। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि ये एक तो स्लगिश ग्रोथ है सेक्टर की और कंपनी की इंडिविजुअली, और दूसरा डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड ठीक है लेकिन उतना नहीं, इतना होना चाहिए था इस तरह के भाव के साथ। एटलीस्ट स्प्लिट बोनस का दूर दूर तक कोई हिसाब नहीं है अभी। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। अगर इतने महंगे शेयरों में जाना चाहते हो तो बॉश जैसी कंपनी देख लीजिए, 21,000 रुपये पर तो बायबैक किया था उन्होंने, और 21,000 के नीचे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो और मल्टीनेशनल जाइंट है, वर्ल्ड में इंडिया में लिस्टेड है, ऑटो एंसिलरी में ही है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो एक ज़्यादा बेटर विकल्प दिख रहा है इस भाव पे, वरना छोटे कंपनियों तो सीएट जैसी कंपनी को आप आराम से तलाश सकते हैं कभी भी। अच्छा, व्हाट अबाउट IBReal एंड टाटा कम्युनिकेशन? प्रताप साहब, टाटा कम्युनिकेशन तो मुझे कोई फ्लॉ अभी तक दिखा नहीं एज ऑफ नाउ। कारोबार को लेकर भी ग्रोथ सही है, भाव भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हाई लेवल से नीचे भी आ गया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है, वो 12 तारीख को इनकी मीटिंग का आउटकम भी आया था। 2 कारोबार को मर्ज किया है, तो वो क्लीन अप चल रहा है, तो उसमें एक बार को फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई पड़ेगा। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन क्लीन गेम है, उसमें आप F&O में है, इस वजह से कुछ शॉर्ट ऊपर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ये भाव सेफ भाव है। 1170 ब्लॉक था जहाँ पर टाटा ग्रुप ने इसमें एंटर किया, 1270 में फंड्स ने एंट्री लिया, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसी इशू एस ऑफ नाउ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, नंबर वाइज एटलीस्ट। नेम सम ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक। चन्ना साहब, बाकी कंपनियों में बहुत पैसा लगता है आपने बनाया है। खैर एनीवेज, रिलायंस लार्जेस्ट प्लेयर ही बनेगा अगर बनता है इसमें तो। और अब क्योंकि वो इतने सारे कारोबार में है, तो अब आप कौन सा कारोबार को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट फोरमोस्ट चुनना चाहेंगे वो आपकी कॉल है। लेकिन बड़े प्लेयर में यही, और फिर भी आप उस कारोबार की तरफ जाने की सोच रहे हैं जो कारोबार अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो पहले वो कारोबार को ठीक से समझ लीजिए जो कारोबार ऑलरेडी चल रहे हैं, रिटेल के जाइंट्स, लिकर के जाइंट्स, FMCG के जाइंट्स, टायर के जाइंट्स, ऑटो के जाइंट्स। पहले उनमें पैसा बना लीजिए, फिर आप उन कारोबारों में जाइएगा जो नए कारोबार आ रहे हैं, उनमें ग्रोथ मिलेगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अभी पहले विजिबिलिटी तो बनने दीजिए। पहले आप EV में जाइए, सोलर में जाइए, PV में जाइए, उसके बाद आप जाइएगा कहीं ग्रीन एनर्जी में। ओके, जोमैटो 300 शेयर 133। कमल साहब, 4200 करोड़ रुपए जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है घाटा था जोमैटो को पिछले 3 साल में, और करीब करीब अपने भाव से जो इन्होंने हाई बनाया था 160 रुपये का, वहाँ से नीचे आया है। और मुझे एज सच इसमें कोई नंबर दिख नहीं रहा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। नंबर वाइज भी सिचुएशन ऐसी कुछ खास नहीं दिख रही। ये बात सही है कि इनका बिजनेस बहुत बड़ा है, हर तरफ आपको जोमैटो के लोग दिखेंगे, ग्रोइंग बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस है। लेकिन अगर आपने कभी पर्सनली जोमैटो से पहले स्विगी यूज़ किया होगा तो आपको ज़्यादा सिचुएशन समझ में आ जाएगी उनकी ऑफरिंग में और इनकी ऑफरिंग में। लिस्टेड प्लेयर थे, फंड अच्छा रेस किया, न्यूज़ फ्लो अच्छा था, मोमेंटम अच्छा था, चल गया। जो बर्गर किंग में हुआ, जो नायका में हुआ, जो बाकी कंपनीज में भी होता है, पारस डिफेंस में हुआ, कार ट्रेड में हुआ, इजी ट्रिप में हुआ, ऐसे बहुत सारे नाम गिन लूँगा मैं। अब वो सब नीचे आ रहे हैं, बज़ उनके ऊपर से निकल रहा है, जो स्टीम है वो ईज आउट हो रही है। तो अब होने ही दीजिए, जब तक हो रहा है तब तक होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे नंबर कितने सपोर्टिव और फिर क्या कॉल लेते हैं। नए IPO में सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मिला आप निकल गए, मोमेंटम नहीं मिला या नहीं निकल पाया तो बात अलग है। तो अब आप वेट करिए, जब तक नंबर सपोर्ट नहीं करता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। CDSL सर, ये चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है सुजॉय साहब, ये मुझे किसी और ने भी पूछा था। CDSL और BSC ये दोनों कंपनियां LIC के IPO पे चलेंगे या नहीं। देखिए, चलना तो चाहिए आइडली, क्योंकि LIC के इतने बड़े शेयर होल्डर हैं और वो सारे शेयर होल्डर डीमैट में कन्वर्ट करेंगे, और डीमैट अगर खुलते हैं, नए डीमैट जो खुलते हैं, तो ऑब्वियस बात है BSC CDSL इनको ही फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एज सच तो मुझे कोई फ्लॉ दिख नहीं रहा है इनमें, नंबर वाइज भी, कंपनी वाइज भी। थोड़ा चले हुए हैं, थोड़ा ईज आउट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वापस नॉर्मलाइज होंगे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आप बने रह सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ठीक है, फंडामेंटल वाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े भागे हुए हैं तो थोड़ा ईज आउट ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रिगर इनके लिए काम करेगा, इनके लिए नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी काम करेगा, क्योंकि नए अकाउंट खोलेंगे तो ऑपरेट वही लोग करेंगे, तो उनके लिए भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ब्रोकरेज हाउसेस में भी अगर आप और सेग्रीगेशन चाह रहे हैं तो पहला नाम तो ऑब्वियसली जीरोधा का आता है, सबसे बड़ा वॉल्यूम उनके पास है। एंजल वन बहुत ही एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, तो उसके भी आप देख सकते हैं इस तरह के ट्रिगर का शायद फ़ायदा उनको मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म में आए। हालांकि निवेश के लिए आप ये दोनों ही पे ही फोकस करिए, जोमैटो, CDSL और BSC के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील एट CMP
मां साहब, ये कल किसी जानकार ने मुझे बोला था 1350 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी इसमें। हाँ, सुदीप बंदोपाध्याय साहब ने, उन्होंने ये बात कही थी कि एक लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस कंपनी का, नई कैपेसिटीज़ ऐड की हैं टाटा स्टील BSL के आने से भी और NINL के आने से भी कंपनी के जो कैपेसिटीज़ है वो फर्दर ऐड होंगी और कॉस्ट कम होगी। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की कवायद की थी और 1350 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। तो आप बने रह सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। ओके, अदानी ग्रीन एनर्जी, नीलम मैम, ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, बट अगेन अदानी है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटल से बहुत आगे है, बहुत आगे है। जैसे हाल अभी आप नायका का या जोमेटो का देख रहे हैं, सेम तरह की सिचुएशन यहाँ भी है, बट वो ग्रुप अभी बहुत फैंसी में, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नंबर वाइज पूछेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ही महंगा शेयर है। ज़रा ध्यान संभल के ही अपना ट्रेड आप करिएगा। मुनाफे में तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और थोड़े बहुत के साथ बने रहें ताकि खोने के टाइम पर आपको कुछ होना, इसलिए अपने कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड ग्रेविटी स्टॉक है, तो किस तरह चलेंगे, कैसे चलेंगे, कोई नहीं कह सकता इनके बारे में। ओके, BSC के बारे में हम बात कर चुके हैं। HDFC एंड ICICI बैंक एट CMP। चलिए लास्ट सवाल ही ले लेता हूँ सर। HDFC लिमिटेड ऑब्वियसली आप होल्ड करेंगे और ICICI बैंक भी आप होल्ड करेंगे। अगर आप SIP बना के से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समय देंगे तो और बेटर रहेगा। लेकिन ये वो कंपनियाँ हैं जो आपके पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ये कल सुदीप साहब भी कह के गए। तो आप वैसे अगर देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं या ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए देख रहे हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली आप इन्हें होल्ड करेंगे। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तब आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।